आने वाले दिनों में जो है हार्ट सर्जरी के ऊपर में वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक तकनीक जो हमारे साथ में आ रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब किसी तकनीक में आती है तो वहाँ पे किसी भी पेशेंट का उपचार जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और स्पेशली जब हम बात करते हैं अपने परफ्यूजन साइंस की, तो परफ्यूजन साइंस एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोगों को जो है आर्टिफिशियल टेक्निक के साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जो है वो काम करना पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब कोई पेशेंट की जो फिजियोलॉजी होती है वो फिजियोलॉजी पूरी डिपेंड हो जाती है एक ऐसी मशीनरी में जिसमें हार्ट एंड लंग्स दोनों ही बाईपास हो जाते हैं। और वो हार्ट और लंग्स जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, उसमें भी हम उस व्यक्ति की फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हुए उस व्यक्ति को जीवित रखते हैं। जो काम सर्जन और एनेस्थेटिस्ट करते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण काम जो है वो परफ्यूजनिस्ट का होता है। और परफ्यूजनिस्ट एक ऐसा स्तंभ है कार्डियक सर्जरी में जिसके बिना मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कार्डियक सर्जरी नहीं होगी, मगर हम एक बहुत ही ऐसा परिहार्य जो है वो उस कार्डियक सर्जरी के टीम के हिस्से हैं, जिसमें ये मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे बिना सर्जरी नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जब हार्ट और लंग्स बाईपास होते हैं तो फिजियोलॉजी में जो दिमाग होता है वो दिमाग के मेंटेन को भी हम ही लोग करते हैं। बहुत बार क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा हार्ट ट्रांसप्लांट, माने एक व्यक्ति का हार्ट जो है वो निकाल के दूसरे व्यक्ति के हार्ट को उसमें प्रत्यारोपण करना, वो बहुत बड़ा काम होता है। उसमें भी परफ्यूजनिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी अंग की जो है ना एक सीमित सीमा होती है। जैसे जिसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो किडनी की होती है, जिसमें आपको 72 घंटे तक आपको किडनी को सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हार्ट के लिए केवल 4 घंटे का समय होता है। उस 4 घंटे के अंदर ही पूरे भारत के एक कोने से दूसरे कोने में हार्ट को ला करके वापस किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें प्रत्यारोपित कर करके उस व्यक्ति को वापस जिंदा करने का काम, जितना ही काम अच्छा कार्डियक सर्जन का होता है, एनेस्थेटिस्ट का होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा रोल परफ्यूजनिस्ट का होता है। क्योंकि इस हार्ट को जिंदा रखने की जिम्मेदारी वो केवल परफ्यूजनिस्ट की रहती है। सर ये परफ्यूजन जो टेक्नोलॉजी है इसमें सर एक्यूरेसी क्या है सर? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी आज के डेट में यदि आप बात कर रहे हैं तो वो 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, कि इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। और वो रिसर्च ऐसा है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो AI समिट की, उसमें वो उन्होंने यही बात रखी थी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट कर पाए। आप लोगों ने भी सुना होगा ऑटो पायलट मोड, माने बिना पायलट के आपके एक जहाज जो है हवा में उड़ रहा है तो उसमें व्यक्ति की जिंदगी जाने की खतरे होते हैं। तो उसी तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे कितना भी 100% आगे बढ़ जाए, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला जो होता है वो हम ही है। तो हमारी तकनीकी में भी यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुसती है, उसकी एक्यूरेसी 100% भी होती है, लेकिन परफ्यूजनिस्ट उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करेगा। उस रेगुलेशन में क्या होता है ना कि आपको कितनी दूर जाने हैं, वो 5 किलोमीटर डिसीजन कौन लेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लेगा, वो हम लोग ही लेंगे। तो परफ्यूजनिस्ट का भी जो इनपुट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के अंदर ऐसा ही है कि उसके अंदर में हम लोग जो है उसको भी थोड़ा बहुत रेगुलेट करते हुए काम करेंगे। सर इस टॉम में क्या फोकस है अभी इस सेमिनार में, उसके तरह से हमारा जो मोटो है ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट शिफ्ट, ये हमारा मोटो है। हाउ वी कैन इन्वॉल्व AI इन आवर फील्ड एंड हाउ कैन वी गिव द बेस्ट रिजल्ट्स टू द पेशेंट्स, दैट इज आवर मोटो बेसिकली फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। So is it covered under the medical policy, the AI generative operations? AI means what, it's a calculation basically। जो हमारी मशीन्स रहती है वो मशीन्स हमें पेशेंट के सेफ्टी के लिए, तो पेशेंट को 100% देने के लिए, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स तो किसी से भी हो सकती है, AI की वजह से जो 100% हम उन पेशेंट के सेफ्टी के लिए वो बढ़िया रहता है। सो इसका और इंश्योरेंस का ऐसा इतना कुछ ज़्यादा Does it employ robotics? हाँ, definitely. Slowly robotics is also coming in our field. Right now we are doing
few operations with the robotic, not all. Okay. Yeah, but definitely in Saudi Arabia they did one heart transplant with this robotic actually, one with small incision. We are now doing multiple bypass grafting with robotics, with removing lima artery with small keyholes and doing with small incision. So that is right now the In the good process trend. for the patient point of view. Patient's recovery, what happens for normal bypass patients, he get discharged in 5 to 7 days. With robotics, he can discharge in 2 days or 3 days. So how is India contributing to global perfusion science and cardiac innovations? It's very good question. Actually, we are now the part of Federation Association of Asia, that is called as FAPS. FAPs. So we are now the member of this FAPS. We are actually in talks with AMSEC, that is American Board of Perfusion Society, and we are even in talk with Australia Board of Perfusion Society. So what happens, in this field actually, in all cardiac field or medical field, whatever the new thing comes, it immediately actually comes to India, and because we people are very aggressive, not only perfusionists, our surgeons, our medical team is very, very aggressive. The other countries, they have lots of rules and regulation. If they want to change even a single needle, they can't change. They have to take permission from their authorities. Here it is not like that actually. So what we do, whatever is the good for the patient, we immediately convey that to the patient, and that's because of that our Indian surgeons, our Indian perfusionists are more successful, more aggressive, and more daredevil. So we give our best to the patient. So what are the latest strategies to reduce blood transfusion during bypass? Well, nowadays we actually, most of the operations they are doing on BT heart surgery, where we actually require very less blood. Even most of the surgeons doesn't require now a blood, whether they do it or without pump or on pump. The blood usage now reduced tremendously. So we hardly give blood to the patient actually. In rare cases, if patient's hemoglobin before operation is less than 10, then only most of the time we give. Normally in most of the hospitals we have the protocol, even the hemoglobin is 8, we are avoiding giving them the blood transfusion, because we really don't know in future what will be the disadvantage of giving this blood. Because if you remember, in police time, this Amitabh Bachchan got operated and we gave him lot of blood actually, and because of that he has got this hepatitis C or something like that. So right now we have come up to hepatitis A, B, C, D, E. So in future there will be more diseases like that. Okay, right now, so that's why most of the centers we avoid giving blood. So there are certain machines also there, cell saver call, where we can take the blood from the patient's own blood, we circulate it. Yes. Again, we are going to So we to the concentrate patient. that blood so and we will give it reduce back. the outside blood product to the patients. The cell saver technique is very much important for reducing the blood product, outside blood product to the patients. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो ब्लड होता है, पहले क्या होता था, ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम टेक देते थे, लेकिन जो सेल सेवर है वो उसी ब्लड को जैसे प्यूरिफाई होते हैं ना, रिफाइन करना, तो हम क्या करते हैं उसी ब्लड को वापस जो है लेते हैं, उस मशीन में डालते हैं, उस मशीन को डाल करके उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें भी जो ब्लड के अच्छे सेल्स होते हैं उसको हम वापस से उसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ऑटो ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी ब्लड यदि बाहर से किसी ब्लड को दूसरे पेशेंट में डालते हैं तो वो रिएक्ट करता है, क्योंकि ब्लड जो है वो प्रोटीन है तो वो जाकर के बॉडी में रिएक्शन कर सकता है, बट ऑटो ट्रांसफ्यूजन कभी भी खुद का ब्लड खुद प्रॉब्लम नहीं करता है। और दूसरी बात मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा, FAPS जो सर ने अभी बताया उसमें 10 कंट्री इन्वॉल्व है, 10 कंट्री, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर दैट आईसेक कि अगले साल वो जो है वो 10 कंट्री जो है वो हमारे भारत में आने वाले हैं। तो हमारा जो ग्लोबल एक्टिविटी है परफ्यूजनिस्ट का वो बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी बाहर के लोग हमारे पास आते हैं या फिर हम लोग भी कभी बाहर जाते हैं
तो हम लोग की जो नॉलेज शेयरिंग होती है टेक्नोलॉजी के साथ में, क्या हम कर सकते हैं, जैसा कि आपने पूछा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के बारे में, उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कुछ नहीं है, वो मशीन लर्निंग और डाटा लर्निंग है। आपके कितने पेशेंट अभी तक हुए, उनका क्या आउटकम है, फिर हम लोग उसको मशीन में डालते हैं, वो मशीन उसको कैलकुलेट करता है और उसमें से बेस्ट आउटकम हमें देता है कि आप यदि ये करते हैं तो एक पॉलिसी बनती है, एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसमें मशीन हमें ये बताता है कि आपने 20,000 पेशेंट की सर्जरी की, 20,000 पेशेंट में आपने ये काम किए, इसमें आपके जो एडिक्वेसी, जो गुड एडिक्वेसी रिजल्ट है वो आपके 5,000 पेशेंट में है। तो 5,000 पेशेंट को आपने जो फॉलो किया, आप यदि इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपका आउटकम और जो आपने एक्यूरेसी की बात की कि कितना होगा। तो जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग हमेशा डिपेंड करता है वो AI के ऊपर में। लोकेश सर, वही बाहर की बात हो रही है, जैसे इंडिया ऑलरेडी सर मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी आगे रहा है, Yes. तो सर अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए जो आपका ट्रीटमेंट फंक्शंस हैं, तो कितना कॉस्टली और कितना चीपर है कंपेयर देन अदर्स? कंपेयर टू अदर्स इंडिया इज द चीपेस्ट एक्चुअली। मीन्स आप देखो तो हमारे इधर 5 to 6 लाख में पूरी बाईपास सर्जरी हो जाती है। यही कॉस्ट दुबई में देखा जाए तो दुबई में 1.5 लाख रुपये, सॉरी 15 to कितना लगता है? नहीं 50 to 60 lakhs लैक्स 10 times. सो मोस्ट ऑफ द दुबई के पेशेंट भी हमारे यहाँ पे आते हैं, भारत में आते हैं। इवन जो इंडियंस जो अमेरिका रहते हैं ना, वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि सिंपल है ना, जो डॉलर का भाव है और रुपीज़ का भाव है, वो हिसाब से इंडिया इज द वेरी वेरी चीपेस्ट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज ऑफ मोदीज ड्राइव और प्रीवियस गवर्नमेंट ड्राइव जो राजीव गांधी में वगैरह, सिर्फ 1.25 लाख में सर्जरी होती है। आज के तारीख में हमने अपेंडिक्स नहीं होता है, नहीं है, तो कार्डियक सर्जरी हम लोग कार्डियक सर्जरी के लिए 8 घंटा लगते हैं। ये कार्डियक सर्जरी एक बहुत बड़ा टीम रहता है, उसमें एक सर्जन रहता है, एक एनेस्थेटिस्ट रहता है, एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को भूल देते हैं। परफ्यूजिस्ट का काम क्या रहता है? परफ्यूजिस्ट इज नथिंग बट संजीवन शास्त्र तज्ञ। सो हम लोग संजीवनी देते हैं, संजीवनी। ओके। सो हम लोग क्या करते हैं कि हार्ट को बंद करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हार्ट को बंद करते हैं। सर्जन तो हार्ट को हैंडल करता है, हार्ट को रिपेयर करता है, हम लोग हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यदि हमने हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हार्ट पहले जैसा होएगा नहीं कि सर्जन ने कितना भी अच्छा रिपेयर कर लेगा। ओके, तो हमारा काम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सो इन शॉर्ट, एक कार्डियक सर्जरी में जितना इम्पोर्टेंस सर्जन का है, एनेस्थेटिस्ट का है, उतना ही परफ्यूजनिस्ट का रहता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बिहाइंड द कर्टन हो जाते हैं। सो आज फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मीडिया Yes, जी। आप We are really proud. सच में सर एक्चुअली हम लोग भी प्राउड करते हैं सर कि अपना अच्छा, एक ब्लड का आपने पूछा था, तो ब्लड का सिर्फ कार्डियक सर्जरी में हम लोग जितना भी ब्लड, इसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में जितना भी ब्लड है ना, हम लोग वापस सक करते हैं उसको और फिर से पेशेंट को एक देते बूंद हैं। हम लोग बेकार नहीं होते। बाकी एनी अदर single सर्जरी, जीरो ब्लड लॉस। Zero blood. पेट में वगैरह जो ब्लड है ना, तो ब्लड तो वेस्ट जाता है, मीन्स वो सक करके बाहर फेंकना पड़ता है, वो रीयूज नहीं होता है। एनी अदर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक हो, कैंसर सर्जरी, किसी भी सर्जरी में, लेकिन हमारे सर्जरी में जो भी ब्लड है वो वापस देते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात रहता है कि जो वॉल सर्जरी रहती है, अब आपने ये सुना रहेगा कि हार्ट का जो साइज़ रहता है वो एक मुट्ठी भर रहता है, बट ऐसा नहीं रहता है। वॉल सर्जरी में हार्ट का साइज़ इतना बड़ा रहता है और एक हार्ट 2 से 4 लीटर ब्लड एक्चुअली एक्यूमुलेट कर लेता है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन रहता है उसका जो कैपेसिटी रहता है वो 4 लीटर का रहता है, वो भी कभी कभी भर जाता है पूरा। ओके, सो जैसा रविंद्र ने बोला कि हम लोग सेल सेवर मशीन वापरते हैं, तो इसी ब्लड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सेल सेवर मशीन क्या, दूध का दूध, पानी का पानी। तो हम लोग वो जो पानी है, सॉरी जो पूरा ब्लड है, उसमें से पानी निकाल देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड वापस पेशेंट को देते हैं। तो उससे एक फ़ायदा होता है कि पेशेंट को एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं जाते हैं, मीन्स क्या, रीलोडिंग नहीं होता है ऐसे। कुछ जिया और वीकनेस के पेशेंट रहते हैं, वो बाहर का ब्लड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। उनको जान जाए तो भी चलेगा, लेकिन एक्सेप्ट आउटसाइड वो ब्लड अपने blood अपना ये हो blood। इसके लिए वो सेल सेवर मशीन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। With that machine, they can go ahead with the cardiac surgery, any other surgery, so that they can avoid outside blood transfusion. Doctor, to summarize this, what are the key takeaways of this 2-day seminar, ISEC con? देखिए, की टेक सेमिनार में हम लोग एक ही चीज़ रखते हैं कि पहले तो हम लोग नॉलेज शेयरिंग करते हैं पूरे भारतवर्ष से, नहीं केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व से जो है ना, वो बहुत परफ्यूजनिस्ट यहाँ पर आकर के अपनी टेक्निक, अपने केस प्रेजेंटेशंस, अपने आर्टिकल्स जो भी हैं
तरह तरह के जो भी नई टेक्नोलॉजी उन लोगों ने वहाँ पे करते हैं, वो सारी चीज़ें आकर के यहाँ पे हम लोगों को शेयर करते हैं और हम लोग भी अपनी टेक्नोलॉजी को उनके साथ में शेयर करते हैं। उसके साथ में हम ये चाहते हैं कि हम लोग पेशेंट आउटकम कितना अच्छे से अच्छे हो, और प्लस हम जो अभी इस जो सेमिनार के अंदर में हम लोग जो काम करना चाहते हैं उसमें हम यही मेरा जो टेक अवे मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि आप सभी मीडिया इन सब चीज़ों को निकाल करके ये दिखाइए कि परफ्यूजनिस्ट का रोल कार्डियक सर्जरी में कितना इम्पोर्टेंट है। एंड ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होते हैं जिस समय हमारे मशीन के ऊपर में वो पंप पे पेशेंट रहता है, उस समय पेशेंट की जीवन जो है और मौत वो हमारे हाथ में रहता है। तो हम सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए हम पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा निकालना चाहते हैं, मगर हमारा जो अलाइड हेल्थ साइंसेस है उसमें परफ्यूजनिस्ट के रिकॉग्निशन को लेकर के थोड़ी सी बातें आ रही हैं। तो हमारा आप सभी लोगों से एक निवेदन रहेगा, आप सभी मीडिया से, कि आप हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए और हमें जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी रेगुलेटरी करने के लिए भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। सो इस आईसेट कॉन के साथ में हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे देश की जो मीडिया हैं, जिनकी आवाज़ को लोग सुनते हैं, जिनकी आवाज़ को सरकार भी सुनती है, जिनकी आवाज़ को NCHP सुनता है, जिनकी आवाज़ को अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो वहाँ पे ऑफिशियल बैठे हैं वो सुनते हैं, उन तक हम लोग की आवाज़ जाए और हम लोगों को जो है हमारे काम के बेसिस पे हमारे जितने भी हम लोग ने अपने बिल को प्रोड्यूस किया है उसमें हम लोगों को जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी काउंसिल के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरा एक बात बोलता हूँ कि आपने जो पूछा ना कि इसका टेक अवे मैसेज क्या था, तो हम लोग परफ्यूजनिस्ट का फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है, ये छोटा फील्ड नहीं है, इसमें सिर्फ बाईपास सर्जरी नहीं आती। तो हम लोग कंजेनाइटल मीन्स अभी बच्चा का जन्म हुआ है तो उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, तो एक दिन का बच्चे का भी सर्जरी परफ्यूजनिस्ट करता है। सो कंजेनाइटल रहता है, पीडियाट्रिक रहता है, एडल्ट रहता है, एडल्ट में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रहती है। तो एक आदमी को सारी चीज़ें मालूम नहीं होती, तो ऐसे सेमिनार से सब लोग सीखते हैं एक दूसरे से, और पेशेंट सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। दूसरी बात, जो अलाइड हेल्थ के लिए अभी जो बिल चालू है, अनफॉर्चुनेटली अपने कंट्री में लाखों सर्जरी होती है, लाखों सर्जरी होती है, लेकिन अभी तक परफ्यूजनिस्ट को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू अभी तक मिली ही नहीं है। कैसा है कि हर एक साइंस इवॉल्व होते रहता है। जैसा एनेस्थीसिया पहले इवॉल्व नहीं था, एनेस्थीसिया में पहले से डॉक्टर नहीं थे, ओके। हम लोग का जो पार्ट है ना वो सर्जरी से निगड़ित है, वी आर इन्वॉल्व इन सर्जरी, वी आर एक्चुअली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। यदि पेशेंट का मॉर्बिलिटी होता है मॉर्टेलिटी मीन्स पेशेंट को यदि प्रॉब्लम होता है या पेशेंट की जान जाती है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, ओके। ये हमारी जो इम्पोर्टेंस है ये हमारे कार्डियक सर्जन को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, एनेस्थेटिस्ट को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ से पहले एनेस्थेटिस्ट भी क्वालिफाइड नहीं थे, धीरे धीरे उनका साइंस इवॉल्व होके फिर वो डॉक्टर बने। इवन कार्डियक सर्जन भी पहले से डॉक्टर नहीं थे, वो कार्डियक थोरेसिक सर्जन थे, ओके। बाद में कार्डियक सर्जन इन 1986 और समथिंग आ गए, एनीवे दैट इज़ अनदर इशू। बट इतना लाखों सर्जरी होने के बाद यदि उसके पीछे यदि परफ्यूजनिस्ट है तो हमें किसी ने आज तक आगे नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि आज आप इतनी संख्या से आए हुए हैं तो परफ्यूजनिस्ट का इम्पोर्टेंट आप इसमें अधोरेखित करो कि उससे सब लोगों को समझे, पंतप्रधान मोदी तक ये बात जाए कि ये लोग अदर टेक्नीशियन से अलग हैं। एक चीज़ मैं पॉइंट आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जो टेक्नीशियन होते हैं बेसिकली टेक्नीशियन और परफ्यूजनिस्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो उसमें टेक्नीशियन शब्दों का जो है ना बहुत प्रचलन आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि टेक्नीशियन जो है तो वो किसी के कमांड में केवल उतना ही काम करते हैं जितना उनको ऑथराइज किया जाता है, मगर परफ्यूजनिस्ट जो होते हैं वो एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल केयर डिसीजन उसी समय लेते हैं जो कि पेशेंट के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस जो है वो हमारे परफ्यूजनिस्ट में या परफ्यूजन साइंस में और प्लस टेक्नीशियन में होते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है, मगर किसी काम के बाद उस काम को करने वाले का जो महत्व होता है उस महत्व को न पाना भी हमारे लिए एक खराब बात होती है। क्योंकि आज यदि हम आईसेट की अथॉरिटी में हम बैठे हुए हैं तो हमारा ये काम होता है कि जो हमारे सदस्य हैं 1500 सदस्य, हम उनको कहीं भी मोरली जो है ना वो डिग्रेडेट ना करें, डाउन ना करें। तो ये हमारा रोल है
तो उसके तौर पे ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अब ये जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी जो बोल करके सब लोग टेक्नीशियन समझते हैं, देखिए एक पायलट भी टेक्नीशियन होता है क्योंकि वो ड्राइवर का काम करता है, लेकिन जो रिकॉग्निशन उसको मिलता है वो रिकॉग्निशन एक टैक्सी ड्राइवर को नहीं दे पाते हम लोग, है ना। तो हमारे कहने का मतलब क्या होता है कि इसी से आप समझ सकते हैं कि जो काम, कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो रिकॉग्निशन हमें मिलना चाहिए हमारे काम में, वो रिकॉग्निशन हमको आज तक नहीं मिला। हम उसी रिकॉग्निशन के लिए आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ में स्टैंड कीजिए, हमारे साथ में खड़े हुए, और हमारा जो काम है आप हमारे कामों को यदि लोगों को बताएंगे, लोग डेफिनेटली हमें रिकॉग्नाइज करेंगे। Yes, indeed, your role is vital and crucial. वेरी It सर, should, और एक get इम्पोर्टेंट बात that बताता recognition. हूँ, आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि आप मीडिया से हैं, मैडम जयललिता थी, वो 1 साल तक जो है ना उनको किसी एक चीज पे रखा गया था, 1 साल तक, उसका नाम था इक्मो। बहुत अच्छा, वो कैरी करती थी इवन हमेशा। कोविड में वो इक्मो को हम ही लोग रन करते हैं। अब आप समझिए कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन जो ऑक्सीजनेशन है वो ECMO बोलते हैं, वो ECMO को रेगुलेट करने वाला वो परफ्यूजनिस्ट ही होता है, इक्मो बोलते हैं। तो हम लोग इतने इम्पोर्टेंट काम को करते रहते हैं जिसको कि हम लोग कभी लोगों को बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो काम से निकल करके ये सौभाग्य है मेरा कि आज आप लोगों के बीच में हम लोग बैठे हैं, नहीं तो हमें विश्वास कीजिए हमारे लिए समय निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। आज एक इक्मो के बारे में बोलता हूँ। इक्मो मीन्स क्या है कि आज तक पेशेंट यदि सीरियस है तो पेशेंट को बचाने के लिए क्या करते हैं, आपने सुना रहेगा कि उसको वेंटिलेटर पे डाल दिए, वेंटिलेटर के बाद उसको बलून पंप पे डाल दिया, फिर उसको बोलते हैं आइनोट्रॉपिक सपोर्ट। सो आइनोट्रॉपिक सपोर्ट में क्या मेडिसिनल सपोर्ट देते हैं, लेकिन इक्मो ही ऐसी प्रणाली है जिसमें जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है, जिसको कुछ कर ही नहीं सकते आप, वो पेशेंट को आप उसके हार्ट को या लंग्स को रेस्ट देके आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना ऐसे जिंदा रख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी मैं बात। लीलावती हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हमने जो लॉन्गेस्ट इक्मो किया था वो था 107 डेज। सो 107 डेज द पेशेंट वाज अलाइव, ही इज फ्रॉम कोलकाता। उनके उधर भी नहीं, हम लोगों ने करते हैं, हम एक सारी छोटे बच्चे का जो करते हैं। इक्मो किए, उसमें समझिए कि आज जो हम आपको माने बता नहीं पाएंगे, कोविड के समय में जो लंग्स का प्रॉब्लम था, उस लंग्स के प्रॉब्लम में ऑल ओवर इंडिया, इवन विश्व भर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें जो सपोर्टिव थेरेपी थी वो इक्मो थी। इक्मो में हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। परफ्यूजन इज 24 आवर्स, यू हैव टू बी देयर। ओके, 24 आवर्स। कौन सा भी हॉस्पिटल का स्टाफ हो, कौन सा भी डॉक्टर हो, 24 आवर्स नहीं रुकता है, सिर्फ परफ्यूजन रुकते हैं। और सारे हॉस्पिटल में इक्मो थेरापी होती है। अनफॉर्चुनेटली नोबडी नोज कि इसके पीछे परफ्यूजनिस्ट है। We all extend our support and wish you best in your future endeavors. So nice, and we expecting the same from अच्छा, you all. मुझे और एक बात बोलना है। देखो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में हम लोग घंटों काम करते हैं और हम लोग इसमें लास्ट 30-40 साल से है, बट फिर भी हम लोग इससे बोर नहीं हुए। तो ये लाइन बहुत अच्छा है, एट द सेम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत अच्छा लगता है इस लाइन में। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि ये लाइन को इम्पोर्टेंस है करके बहुत सारी अनऑथोराइज ऑथोराइज इंस्टीट्यूट ने इसके कोर्सेज चालू कर दिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोलता हूँ। इससे क्या हो रहा है कि हमारी टोटल संख्या सिर्फ 1300 प्लस है पूरी इंडिया में, लेकिन हर साल 1500 से 2000 परफ्यूजनिस्ट तैयार होकर बाहर आ रहे हैं। वो बेचारे अनएम्प्लॉयड रहे हैं। ये 4 साल का कोर्स रहता है आफ्टर BSc। अब सोचो वो पेरेंट्स के बारे में जिनको अपने बच्चे से इतनी उम्मीद है, उनके बच्चे 4 साल उनके ज़िंदगी के जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो वेस्ट करते हैं ये कोर्स में आने के लिए और उनको जॉब नहीं मिलता है। सो मीडिया ने ये भी देना चाहिए कि ऐसे कोर्सेज नहीं बंद करना चाहिए। यहाँ ये कोर्सेज कैसे थे कि यदि हॉस्पिटल आपको जॉब देता है देन ओनली यू विल गेट ट्रेंड। ऐसा KM हॉस्पिटल का या बाकी हॉस्पिटल का रूल्स था और यही रूल्स आगे भी चलना चाहिए। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट तैयार करके कुछ फ़ायदा नहीं। तो हमने सारे ये जो DY पाटिल है, MGM है, इनके ओनर को, इनके डायरेक्टर को जाके मिले, उनको बोला कि आपके पास 60 सीट्स है, इसमें से 10% लोगों को तो जॉब मिले, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं? तो बोले नहीं कर सकते, हमारा काम है विद्यादान, हमारा काम है उनको पढ़ाना, उनका काम है मोदी का काम है उनको जॉब देना, आप मोदी के पास चले जाओ। अभी मोदी इधर क्या करेगा?
यहाँ पे कैसे है कि जो क्वालिफाइड सर्जन्स है ना वो हर साल सिर्फ 25 से 30 बाहर आते भारत में हैं। एनेस्थेटिस्ट है 25 to 30 बाहर आते हैं और परफ्यूजनिस्ट 1500 से 2000 बाहर आते हैं। तो उनको जॉब कैसे मिल सकता है? तो इसके लिए आप कृपया कुछ देखते हैं। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी लूप होल्स है वो लूप होल्स ये है कि वो उसको बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कर देते हैं या फिर एमएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कर देते हैं। और उसमें क्या होता है? रिकॉग्नाइज कर देते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट से, जबकि ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि इसमें जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो जब, और क्योंकि इसमें जिंदगी और मौत तक सवाल है, तो आप किसी भी नॉर्मल बीएससी की जो करिकुलम है उसके साथ में आप बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कर सकते हो। आप नॉर्मल बीएससी के सीट्स को यदि आप रखते हो मान लीजिए 100-200, तो आप बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के सीट को 75 कैसे रख सकते हो? जहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस केवल 5 का है, जिसमें भी आपको हॉस्पिटल के साथ अटैच करके उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। मिनिमम 1 साल की यदि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, या फिर जिस सेंटर में आपके सीटीबीएस कार्डियोथोरेसिक सर्जरी यूनिट नहीं है, हमारा आपसे निवेदन है उन सब कॉलेजेस में आपको इस कोर्सेज को बंद कराना चाहिए। इस कोर्सेज को एकदम मेरा यूजीसी से भी निवेदन रहेगा जो कि ऐसे कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करें जिस कॉलेजेस में बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी या फिर एमएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हो रही है मगर वहाँ पे प्रैक्टिकल के कोई भी प्रावधान नहीं है, तो गाड़ी चलाना सिखाते हैं विदाउट कार। तो उनको क्या करना चाहिए कि ऐसे कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करके उनको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, नॉट टू द अदर कोर्सेज। तो इसमें क्या रहेगा कि हमारे जो पेशेंट्स के लिए जो डेडिकेटेड आदमी जो क्वालिफाइड रहेंगे वो अच्छा आउटकम दे पाएंगे। Correct. राइट? थैंक यू।